हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप सभी ने क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हैं और सभी अपने अपने नोट्स कंप्लीट रेडी करके हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और पढ़ने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। आई होप, क्योंकि ये आपकी है बोर्ड की क्लास। ठीक है, बीच बीच में याद दिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नलायकपंथी दिखा जाते हैं, बीच बीच में सोचते हैं कि भाई आज नहीं, चलो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं, चलो परसों पढ़ लेंगे, और उनका मैटर इकट्ठा होता जाता है और फिर एक साथ पजल हो जाता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है, डेली की 15-15 मिनट, 16-16 मिनट का वीडियो है, छोड़ो मत। पूरे 24 घंटे हैं, उसमें से अगर आप 2-3 घंटे, 4 घंटे, 4-4.5 घंटे भी पढ़ लेते हैं डेली का अभी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लास्ट में। वैसे भी कोविड की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, अब इन फ्यूचर सिचुएशन कैसे बदले क्या ना बदले कुछ नहीं पता, लेकिन आपके एग्ज़ाम नहीं बदलेंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो हर हालत में इन नेक्स्ट ईयर होंगे ही होंगे, तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहें। ठीक है, मैं ये टॉपिक करा रही थी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। ये एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट में कि ये कौन सा फील्ड हो गया, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि अक्ष पे है, यानी कि जिस अक्ष से मतलब है जिस एक्सिस पर डायपोल है, इसी एक्सिस पर डायपोल है, उसी एक्सिस पर हमने क्या निकाला है, किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है। यानी कि जिस बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो उसी एक्सिस पर है जिस एक्सिस पर डायपोल है। इसीलिए हमने इस फील्ड को क्या कहा था, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। और इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके थे, 2kp/r³। ये तो है मैग्नीट्यूड, और अगर हम डायरेक्शन समेत बताएंगे तो हम डायरेक्शन पी कैप बताते हैं। पी कैप क्यों, यानी कि इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, डायपोल मोमेंट की। ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की साइड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस बिंदु पी पर, वो भी किधर होगी, इधर की तरफ। पता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि E2 की डायरेक्शन इधर है। E2 और E1 में ज़्यादा कौन है, E2 है, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा उसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जो ज़्यादा है। होगा कि नहीं। मान लो कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, और दो बच्चे हैं जिन अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड रखा हुआ है बच्चा। ठीक है, और वो पी को खींच रहा है, पी के हाथ को एक बच्चा इधर खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है। तो सपोज करो E2 ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो बच्चा किस तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, 1 वाले की तरफ ही तो जाएगा, है कि नहीं। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ लगा, इस डायरेक्शन में लगा, इधर वाली डायरेक्शन में, यानी कि जो बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है वो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, तो बच्चा जो है वो इधर ही तो जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि जो पी पॉइंट है उस पर लगने वाले फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन किसकी है, डायपोल मोमेंट की है। इसलिए हमने ये जो पी कैप दिखाया उसका मतलब ये है। समझ में आ गई। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी कि हमारा जो पॉइंट होगा आपकी बार वो कहाँ होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पर जो पॉइंट होगा उसी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ गई बात आपको। भाई सारा खेल डायग्राम का है, डायग्राम ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे तक आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेन खेल है वो किसका है, डायग्राम का है, तो डायग्राम बहुत ही ध्यान से देखना आप। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, देखें मेरे पास ये एक डायपोल है, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक रखा हुआ है, सपोज करें -q चार्ज, और यहाँ रखा हुआ है मेरे पास +q चार्ज। समझ में आ गई। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एज यूजुअल 2a है, और ये है सेंटर पॉइंट O, सेंटर पॉइंट है O। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पॉइंट से +q तक की डिस्टेंस स्मॉल a होगी, और सेंटर पॉइंट से -q तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a होगी। ठीक है, अब जो मेरा पॉइंट है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इस एक्सिस पर नहीं है, वो इक्वेटोरियल लाइन पर है। और इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो सेंटर से पास हो और उसके परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोई बिंदु है P, यहाँ है बिंदु P। ठीक है,
इस बिंदु P पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस बिंदु P पर कितना फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ ही तो होगी भाई, E2 होगी। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, वो होगी इस तरीके से, कहाँ होगी, बाहर की तरफ, यानी कि E1, क्योंकि मुझे पता है प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है बाहर की तरफ, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड होता है चार्ज की तरफ। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये भी थीटा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। E2 इस डायरेक्शन में है, क्या आप मुझे बता सकते हो E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, E2 का थीटा के साथ वाली डायरेक्शन पे कंपोनेंट कितना होगा, E2 कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा बनाता है वो उसको साथ हम कॉस लगाते हैं, पता है हमें। ठीक है, ठीक है, E2 का इस डायरेक्शन में तो ठीक है आपका कंपोनेंट हो गया E2 कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कितना होगा, जिसके साथ थीटा नहीं बनाता उसके साथ साइन लगाते हैं हम, तो ये हो गया E2 साइन थीटा। समझ में आ गई बात आपको? ओके, अब बात कर लेते हैं E1 की। अगर ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो उसके जस्ट सामने वाला कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है ना, तो ये दोनों आमने सामने के एंगल हो गए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ये थीटा क्यों है, अल्टरनेटिंग एंगल है, एकांतर कोण, इसलिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। समझ में आ गई? अब E1 का दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, E1 का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, E1 कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट हो गए, E2 का कॉस थीटा और E1 का कॉस थीटा। समझ में आ गई? अब E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है, वो कितना होगा, थीटा जिसके साथ नहीं बन रहा उसके साथ साइन लगा देते हैं, यानी कि E1 साइन थीटा। समझ में आ गई बात? डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, बस एंगल का कंपोनेंट तोड़ा है, बस जिसका भी कंपोनेंट ले रहे हो वो अपने जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लगा देते हैं, और जिसके साथ नहीं बनाता उसके साथ साइन लगा देते हैं। बस ये जिसका कंपोनेंट ले रहे हो वो बीच में आना चाहिए दोनों कंपोनेंट के। E2 है उसके दोनों कंपोनेंट उसके इर्द गिर्द है, E1 है उसके दोनों कंपोनेंट उसके इर्द गिर्द है। समझ में आ गई बात? E1 बीच में है या E2 बीच में है, कंपोनेंट आइड साइड में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम होगा। अब इसमें देखो मेन चीज़ और क्या क्या बची है। सपोज कर लिया मैंने कि इस माइनस क्यू से इस अच्छा ऐसा कर लेते हैं अपन, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे ये जो डिस्टेंस है P तक की, ये पूरी डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी, स्मॉल r। बात समझ में आ गई? यानी कि ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, ये है आपकी P तक की, यानी कि OP कितना है, r, OP इज इक्वल टू r। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई, ये डिस्टेंस है और ये इक्वेटोरियल लाइन है डैश डैश वाली, उसका कंपोनेंट है E2 साइन थीटा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल a, ये डिस्टेंस है स्मॉल a, ये डिस्टेंस बता सकते हो आप कितनी होगी? अगर मैं इसको a नाम दे दूं और इसको b नाम दे दूं तो BP बता सकते हो आप मुझे कितनी होगी? देखो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपके, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना जानते हो ना, ये तो OP इज इक्वल टू R है ना। देखिए पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि मैंने पूरे डायग्राम में क्या क्या बताया। डायग्राम समझ में आया, नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को आप रिप्ले करके वापस से सुनना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखें अकॉर्डिंग टू डायग्राम कंसीडर अ डायपोल ठीक है, डायपोल दिखा हुआ है, कंसीडर फ्रॉम मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट, फ्रॉम सेंटर पॉइंट
TRE आएगा, है ना, फ्रॉम सेंटर पॉइंट O, कंसीडर फ्रॉम सेंटर पॉइंट O and another point capital P is placed at small r distance at equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब ये है कि जो सेंटर पॉइंट है उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी बिंदु है, और वो पी बिंदु कहाँ है? इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आगे? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट। समझ में आ गई बात आपको? फिर आप आगे क्या कहोगे? द कंपोनेंट्स ड्यू टू E1 and E2 आर शोन इन दी डायग्राम, यानी कि हमने डायग्राम में बता दिया कि E1 E2 की वजह से क्या क्या कंपोनेंट टूटेंगे, वो सब डायग्राम में शो कर दिया, वो नहीं लिखना हमें, वो दिख रहा है, ठीक है। नाउ बाय ट्राइंगल कौन कौन सा? AOP BOP, AOP एंड BOP, ठीक है भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप इसमें। एक जैसी लगे कि दोनों में डिस्टेंस ए ये इक्वल है, ये आर कॉमन है। सबसे पहले आप AOP में लगा लो, है ना। AOP में लगाओगे तो क्या आएगा? AP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ये AP है, OA का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। पाइथागोरस लगाओगे ना तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और अगर आप ट्राइंगल BOP में लगाओगे तो क्या आएगा? आएगा BP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। अब ये AP स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। OA कितना है? स्मॉल a स्क्वायर, और OP कितना है? R स्क्वायर, है ना। तो AP कितना आ गया आपके पास? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली जब आप BP स्क्वायर निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? OB स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर OP स्क्वायर, OP स्क्वायर ये बीच वाला है ना, मतलब R स्क्वायर, तो BP भी कितना आएगा? अंडर रूट A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया, है ना। मतलब हमें ये दोनों साइड पता चल गई। ये वाली साइड कितनी आ गई? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये वाली साइड पता चल गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों साइड पता चल गई हमें। यानी कि हमें इस -Q पॉइंट की इस P पॉइंट से डिस्टेंस पता चल गई, और इस +Q पॉइंट की भी P पॉइंट से डिस्टेंस पता चल गई, और हमें ये पता चल गया कि दोनों ही साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q एंड +Q, उसको आप नाम डाल दो E1 और E2। मतलब -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 डाल रखा है, E1 डाला है, कौन सा डाला है? नहीं, E2 है ना। और +Q चार्ज की वजह से फील्ड है E1, ठीक है। तो पहले आप E1 निकाल लो, तो इसको आप ऐसे लिख दो +Q एंड -Q रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और वो क्या होंगे? E1 कैसे निकलेगा? E1 क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो K प्लस Q, डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? डायरेक्शन होगी अलोंग BP, ठीक है। तो आप डायरेक्शन क्या लिखोगे? अगर आप डायरेक्शन के साथ में लिखोगे अलोंग BP, समझ में आ गई। इसी तरीके से E2 वेक्टर, E2 कितना आएगा? -Q चार्ज की वजह से, तो KQ अपॉन डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी?
अलॉन्ग एपी, एपी के अलॉन्ग यानी इधर अलॉन्ग एपी। समझ में आ गई। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहाँ होगा? दोनों के बीच में। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी की है? रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है। और अब कितना होगा इसको मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ तक का ये पूरा और ये करके रखना कंप्लीट, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बताऊंगी कौन से कंपोनेंट जुड़ेंगे और कौन से अपोजिट होकर कट जाएंगे। समझ में आ गई। यहाँ तक आप रेडी रखना, ठीक है। थैंक यू।